नासा 1958 से इतने कॉम्प्लेक्स रॉकेट बना रहा है। NASA has built a rocket. NASA's launch. NASA space probe has made history. लेकिन 57 इयर्स तक नासा रीयूजेबल रॉकेट नहीं बना पाता। फिर एक आउटसाइडर जिसे दुनिया साइको कहती है, उसे आइडिया आता है रीयूजेबल रॉकेट बनाने का और 2015 इलॉन मस्क फैल्कन 9 रीयूजेबल रॉकेट बनाकर एरोस्पेस इंडस्ट्री की तकदीर ही बदल देता है। What? An amazing day, I think, for space as a whole, for the space industry. It means you can fly and refly. This is like unsolved mystery। और इससे भी ज्यादा शॉकिंग बात यह है कि 1869 एक रशियन केमिस्ट जिसे लोग पागल कहते हैं, उसे ख्वाब में अचानक पीरियोडिक टेबल को अरेंज करने का आइडिया आ जाता है। इसके बाद दुनिया तेजी से तरक्की करती है इन सेक्टर्स लाइक मेडिसिन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एनर्जी। लेकिन ख्वाब में किसी को इतना रेवोल्यूशनरी आइडिया कैसे आ सकता है? 1971 से पहले प्लेन लैंडिंग से लेकर टेक ऑफ के अंदर मिनिमम 1 घंटा और मैक्सिमम 3 से 4 घंटे लेता था, जिसमें बोर्डिंग, रीफ्यूलिंग और क्लीनिंग प्रोसेस होता था। लेकिन जब एक आउटसाइडर लॉयर हर्ब कैलेहर इस इंडस्ट्री के अंदर इंटर होता है तो उसे एक गेम चेंजिंग आइडिया आता है, जिसे सुनते ही लोग इसे पागल कहना शुरू कर देते हैं। वो कहता है कि प्लेन को लैंडिंग से लेकर टेक ऑफ तक सिर्फ 10 मिनट का टाइम लगना चाहिए, जिसके अंदर बोर्डिंग, रीफ्यूलिंग और क्लीनिंग होगी और प्लेन दोबारा हवा के अंदर, क्योंकि जब तक प्लेन हवा में रहेगा कंपनी पैसे कमाएगी। एंड इस गेम चेंजिंग आइडिया के बाद हर्ब कैलेहर मेड बिलियंस ऑफ डॉलर्स। Southwest Airlines founder Herb Kelleher. Herb Kelleher said that to understand how valuable something is, Pioneer in the airline industry. Herb Kelleher. Kelleher revolutionized the airline industry. नाउ द क्वेश्चन इज, सालों से एरोस्पेस इंडस्ट्री के अंदर और एयरलाइन इंडस्ट्री के अंदर लाखों स्मार्ट लोग आए होंगे, उनको इस तरह का गेम चेंजिंग आइडिया क्यों नहीं आया? और अगर किसी को आया भी तो उनसे वो आइडिया इंप्लीमेंट क्यों नहीं हुआ? Why only they did? 2018 यूनिवर्सिटी ऑफ ज़ूरिक की स्टडी रिवील करती है कि जैसे हर इंसान के अंगूठे के निशान एक जैसे नहीं होते, वैसे ही हर इंसान का दिमाग एक जैसा नहीं होता। इसका सिंपल सा मतलब ये हुआ कि जो स्टार्टअप आइडिया, जो इनोवेटिव आइडिया आपको आ सकता है, वो इलॉन मस्क को भी नहीं आ सकता, क्योंकि इन ह्यूमंस वी हैव 4 लेवल्स ऑफ इंटेलिजेंस, लेवल 0, लेवल 1, लेवल 2 एंड लेवल 3। लेवल 2 के ऊपर इलॉन मस्क टाइप लोग आते हैं, जबकि लेवल 3 पर रशियन केमिस्ट डिमिट्री मेंडेलेव और एलाइस हाउ जैसे लोग आते हैं। नाउ लेजी लोगों के लिए देयर इज अ सरप्राइजिंग फैक्टर। दिस इज एक्चुअली अ न्यूरोसाइंस। आप 10 मिनट के अंदर इलॉन मस्क लेवल इंटेलिजेंस अपने अंदर बिल्ड कर सकते हो विदाउट एनी एक्स्ट्रा एफर्ट। नाउ द क्वेश्चन इज, वेयर डू इंटेलिजेंस एंड आइडियाज कम फ्रॉम? दिस इज शाजिब अली, बिजनेस कंसल्टेंट एंड पर्सनल डेवलपमेंट कोच। इस चैनल के ऊपर मैं आपको बताता हूँ कंपनीज के अंदर की बातें, कि कैसे एंटरप्रेन्योर सोचते हैं, कैसे स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट करते हैं और कैसे वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ अचीव करते हैं। दिस इज टोटली लाइक अ बैक स्टोरी जो पब्लिकली अवेलेबल नहीं होती। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियोस आपसे मिस हो जाएंगी। क्रिस बैली अपनी बुक हाइपर फोकस कनेक्टिंग डॉट्स चैप्टर के अंदर आइडियाज कैसे जनरेट होते हैं, इसकी न्यूरोसाइंस को डिटेल के अंदर एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले आप फॉर्मूला समझो, मेमोरी प्लस सेंसेस इज इक्वल टू आइडिया। लेट्स से आज आपकी एज 25 साल है। आज तक आपने जो भी किया है, आपकी मेमोरी के अंदर वो सारे एक्सपीरियंसेस स्टोर्ड हैं। कुछ का एक्सेस आपकी कॉन्शियसनेस को मिल जाता है और कुछ मेमोरीज का एक्सेस आपकी कॉन्शियसनेस को नहीं मिलता, और कुछ मेमोरीज आपका ब्रेन ऑटोमेटिकली डिलीट कर देता है ड्यू टू योर आइडेंटिटी। और आपका ब्रेन आपकी मेमोरी को और आपकी प्रॉब्लम्स को बाहर की दुनिया से आपके 5 सेंसेस के थ्रू कॉन्स्टेंटली मैच करके आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहा होता है। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। लेट्स से आप एक मोबाइल बनाने वाली कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हो और आपको कंपनी कहती है कि आपको कोई क्रिएटिव आइडिया सोचना पड़ेगा जिससे हम कंपनी को स्केल कर पाए और कंपनी और ज्यादा प्रॉफिटेबल हो पाए। एंड हियर इज अ ट्विस्ट, अभी तक स्मार्टफोन्स दुनिया में नहीं आए हैं। आप कीपैड मोबाइल बनाने वाली कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हो। आप बोलते हो ठीक है, आई वर्क ऑन इट, और आप छुट्टियों पर चले जाते हो बिकॉज क्रिएटिविटी टेक्स टाइम। और एक दिन जब आप अपने दोस्त के साथ शॉपिंग पर जाते हो और आप अपने दोस्त से पूछते हो कि इन 2 शर्ट्स में से मैं ब्लैक कलर की शर्ट लूँ या व्हाइट कलर की शर्ट लूँ, तो आपका दोस्त आपको बोलता है कि आप ऐसा करो, व्हाइट कलर की शर्ट ले लो, क्योंकि आप जिस इंडस्ट्री के अंदर हो तो ये इनोवेशन रिप्रेजेंट करता है और व्हाइट कलर बहुत ज़्यादा प्रीमियम लुक देता है। तो जब आपका ब्रेन आपके सेंसेस के थ्रू इस इंफॉर्मेशन को एंटर करता है आपके ब्रेन के अंदर और आपकी मेमोरी के अंदर एक प्रॉब्लम पड़ी हुई है जिसके ऊपर आपको एक आइडिया सोचना है कि आपको
क्रिएटिव आइडिया लेकर आना है अपनी मोबाइल कंपनी के लिए। सो आपका ब्रेन आपके सेंसेस के थ्रू आपकी मेमोरी को जब जोड़ता है तो आपकी कॉन्शियसनेस के अंदर वो एक अचानक आइडिया देता है कि आज से पहले लोग ग्रे कलर का मोबाइल बना रहे हैं और क्यों ना पहली बार मैं वाइट कलर का मोबाइल इंट्रोड्यूस करूं जो लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आएगा। एंड दिस कुड हैव बीन द केस ऑफ नोकिया आशा 206। लेकिन ट्विस्ट की वजह से आपको यहाँ कभी भी स्मार्टफोन बनाने का आइडिया नहीं आएगा, क्योंकि इस तरह के आइडियाज आते हैं लेवल 2 पर। ये लेवल 1 इंटेलिजेंस है। यहाँ पर आपको जो क्रिएटिव आइडिया आता है वो क्रिएटिव नहीं होता, उसको बोलते हैं नॉलेज बेस्ड क्रिएटिविटी। और लेवल 1 इंटेलिजेंस आपको थोड़ी ही देर के लिए ग्रोथ देती है और इसके बाद आप कॉम्पिटिशन से बाहर। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड ऑल लेवल्स ऑफ इंटेलिजेंस। लेवल 0 पर वो लोग आते हैं कि जिनको आप बोल सकते हो कि हाँ यार इनमें अकल है, ये अपनी प्रॉब्लम से भी सीखते हैं और दूसरों की प्रॉब्लम से भी सीखते हैं। इस तरह के लोग जब आपकी कंपनी के अंदर होते हैं तो ये अपने एक्सपीरियंस की बेस के ऊपर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको देते हैं, या फिर वो ये देखते हैं कि किसी और कंपनी ने इस तरह की प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया था तो वो उसी सॉल्यूशन को इंप्लीमेंट करते हैं। ये लेवल 0 इंटेलिजेंस है जहां पर आप कंपनी को ज्यादा दूर तक नहीं लेकर जा सकते। हाँ बस ठीक है, इस तरह के लोग आपकी कंपनी को स्टेबल जरूर रखते हैं। लेवल 1 की एग्जांपल अभी अभी आपने देखी। लेवल 2 पर इलॉन मस्क टाइप लोग आते हैं और इसे बोलते हैं लर्निंग बेस्ड क्रिएटिविटी। इस तरह की क्रिएटिविटी इंडस्ट्रीज के अंदर डिस्ट्रप्शन क्रिएट करती है। लेवल 2 के लोगों का सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि ये इंडस्ट्री के अंदर के लोग नहीं होते, ये आउटसाइडर्स होते हैं, तो इसलिए ये इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स को नहीं मानते। हाउ इंडस्ट्री वर्क्स दे डोंट केयर। फॉर एग्जांपल जैसे हमने मोबाइल वाली एग्जांपल के अंदर देखा कि जब उस इंडस्ट्री के अंदर के इंसान को कोई क्रिएटिव आइडिया सोचना था अपने मोबाइल फोन के लिए, लेकिन उसकी मेमोरी के अंदर इंडस्ट्री स्टैंडर्ड लॉक थे कि मोबाइल जब भी बनेगा उसके अंदर बटन लाजमी होने चाहिए। इसी वजह से उसके ब्रेन ने जब 5 सेंसेस के थ्रू बाहर की इंफॉर्मेशन को पुरानी नॉलेज के साथ मिलाया तो उसे सिर्फ कलर चेंज करने का आइडिया आया, उसे स्मार्टफोन बनाने का आइडिया नहीं आया। लेकिन जब आप एक आउटसाइडर होते हो तो आप इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स को इतना कुछ खास ज्यादा मानते नहीं हो। आपके माइंड के अंदर पुरानी जो मेमोरीज और एक्सपीरियंसेस होते हैं वो बहुत अलग किस्म के होते हैं। इसके बाद जब आप इंटेंशनल लर्निंग करते हो, आप कंटिन्यूसली चीजों को सीखते हो, न्यू टेक्नोलॉजी के बारे में आप सीखते जाते हो, तो आपका ब्रेन आपको डबल एडवांटेज देता है। आपकी पुरानी मेमोरी आपकी न्यू लर्निंग के साथ डॉट्स को कनेक्ट करके आपकी प्रॉब्लम के ऊपर क्रिएटिव आइडिया क्रिएट कर रही होती है। बार बार आपकी कॉन्शियसनेस के अंदर बार बार क्रिएटिव आइडियाज आ रहे होते हैं और ये प्रोसेस चलता रहता है। अब क्योंकि आप न्यू चीजों को सीखते जा रहे हो तो आपका ब्रेन आपकी न्यू लर्निंग्स को पुरानी मेमोरी के साथ कनेक्ट करता जा रहा है और आपको हर मिनट एक न्यू सॉल्यूशन देता जा रहा है। लेवल 3 इंटेलिजेंस पूरी तरीके से सूडो साइंस बेस्ड इंटेलिजेंस है। इसके ऊपर अभी हम नहीं जाएंगे, इसके लिए आपको डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रेनिंग चाहिए होगी। नाउ अब आप इन 5 प्रूवन स्टेप्स को फॉलो करके लेवल 2 इंटेलिजेंस को बिल्ड कर सकते हो और अपनी इंडस्ट्री के अंदर डिस्ट्रप्शन क्रिएट कर सकते हो। स्टेप 1 है डिटैच फ्रॉम योर इंडस्ट्री। आपको यहाँ पर सबसे पहले भूलना पड़ेगा कि आपकी इंडस्ट्री काम कैसे करती है। कोर प्रिंसिपल आपको पता होने चाहिए कि आप क्या काम करते हो, बट just forget it how your industry works. Step 2, re-study consumer behavior, needs and wants. यहाँ आपको consumer behavior को study करना पड़ेगा। past data भी आपको study करना पड़ेगा, present data आपको study करना पड़ेगा और future को भी आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि 5 से 10 सालों के अंदर फिर change आ जाएगा और आप competition से बिल्कुल बाहर। इसकी बहुत छोटी सी एग्जाम्पल ये है कि पहले लोगों को CD players चाहिए थे, लेकिन अब किसी को भी CD player नहीं चाहिए। Step 3 है find big opportunities not problems. स्टार्टअप वर्ल्ड के अंदर एक बज़ वर्ड क्रिएट हो चुका है कि आपको प्रॉब्लम को फाइंड आउट करना है, प्रॉब्लम को ढूंढो। बट माय सजेशन इज आपको बड़ी अपॉर्चुनिटी को फाइंड आउट करना है। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मेरे पास 30 साल का फॉर्च्यून 500 1435 कंपनीज में से 11 सिलेक्टेड कंपनीज का डेटा पड़ा है कि जिन कंपनीज ने एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को देखा, वो भी कंसिस्टेंट रेट के ऊपर। दे डिड नॉट फोकस ऑन प्रॉब्लम्स, दे जस्ट फोकस्ड ऑन बिग अपॉर्चुनिटीज। स्टेप 4, गैदर ऑल पॉसिबल नॉलेज फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। यहां पर आपको पास्ट को भी स्टडी करना है और आपको फ्यूचर टेक्नोलॉजी को भी स्टडी करना है। फॉर एग्जांपल पास्ट के अंदर इस इंडस्ट्री के अंदर डिस्ट्रप्शन कैसे आई थी, क्या हुआ था और फ्यूचर में क्या होने वाला है। जब आप अपने ब्रेन को न्यू लर्निंग्स दोगे तो ये आपकी पुरानी लर्निंग के साथ डॉट्स को कनेक्ट करके आपको ऐसा आइडिया देगा कि आपने खुद भी कभी सोचा नहीं होगा। एंड स्टेप 5 है आपको ये 5 मिनट की एक वीडियो देखनी है जिसके अंदर मैंने आपको 2 स्टेप्स बताए कि आपको ऑटोमेटिकली क्रिएटिव आइडियाज कैसे आएंगे। ये एक छोटी सी टेक्निक है,
सो इसलिए मैं यहाँ पर डिस्क्राइब नहीं कर रहा इसको, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर वीडियो बनाई है। सो मेक श्योर डोंट मिस आउट स्टेप नंबर 5, क्योंकि यही वो स्टेप है जो आपको एफर्टलेसली न्यू आइडियाज देगा, जिससे आप डिस्ट्रप्शन क्रिएट कर सकते हो। जब एक इंसान को सिर्फ एक लाइन लिखने का आइडिया आता है तो वो 1500 करोड़ रुपए कमाता है सिर्फ एक लाइन लिखकर। जानने के लिए इस वीडियो के ऊपर क्लिक करो।